आप सब ने अमूल का नाम भी सुना है और उसके प्रोडक्ट्स भी यूज करे, लेकिन अमूल की कहानी कोई रैग टू रिचेस या फिर कोई बिलियनियर ब्रांड जो गैरेज से स्टार्ट हुआ था वो वाली नहीं है। अमूल के पीछे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, डॉक्टर वर्गेसी कुरियन और इंडिया के फार्मर्स। उनका रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इंडिया का मिल्क क्राइसिस, एक कॉम्पिटिटिव ब्रांड और ये अमूल गर्ल। क्योंकि अमूल इकलौता ऐसा ब्रांड है जो इंडिया के साथ बड़ा हुआ और इंडिया एंड अमूल ने एक दूसरे को बड़ा बनाया है। लेकिन पता नहीं क्यों इस स्टोरी की बात हम ज्यादा करते नहीं है, लेकिन आज करेंगे। दिस इज हाउ इंडिया डिफीटेड अ ब्रोकन सिस्टम, द अमूल स्टोरी। अमूल की असली कहानी जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1940s इंडिया, आज़ादी के पहले का भारत। एक ऐसा इंडिया जहां दूध जो आज हर घर में एक नेसेसिटी है, एक टाइम पे लग्जरी हुआ करता था। जी हाँ, आज जो देश दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, एक टाइम पे मिल्क के लिए स्ट्रगल करा करता था और उससे ज्यादा स्ट्रगल करता था इंडिया का फार्मर। उस टाइम ज्यादातर गाँव के किसान अपने घर में 2 या 4 गाय भैंस पाला करते थे। सुबह 4 बजे उठना, दूध निकालना, दूर दूर तक चल के बेचने जाना। एंड में मिलता क्या है? उतना पैसा भी नहीं जितना एक बेसिक गुजारे के लिए चाहिए होता है, और उसी से अपना घर चलाना। सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है ना कि किसान दूध निकालता था और बेच देता था। सिंपल। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, एक्चुअली थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। किसान दूध को डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं कर सकता था, ना किसी कंपनी को, ना ही किसी कस्टमर को, क्योंकि उनके और मार्केट के बीच में खड़ा था द मिडिल मैन सिस्टम। और इस सिस्टम की किंग थी एक कंपनी कॉल्ड पॉल्सन। इस कंपनी की उस टाइम में मिल्क मार्केट में माफिया लेवल की मोनोपोली थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात से बॉम्बे तक मिल्क को सप्लाई करने का काम का टेंडर दे रखा था पॉल्सन को। और इसका मतलब ये था कि फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मिल्क बेचना है तो पॉल्सन को बेचो, डील फेयर हो चाहे ना हो, रेट पसंद आए चाहे ना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ एक्सप्लॉइटेशन। फार्मर्स को कई बार तो मार्केट वैल्यू से भी कम पैसा मिलता था। अगर दूध का रेट 5 रुपए लीटर है तो फार्मर को शायद 1 ही रुपए लीटर मिलता था। और फार्मर क्या करे? लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि दूध कोई फोन की बैटरी की तरह तो है नहीं कि बाद में चार्ज कर लेंगे। दूध अगले दिन तक खराब हो जाता है। तो इसलिए जो रेट मिला मजबूरी में उसी रेट पे बेचना पड़ा। और अगर गलती से क्वालिटी थोड़ी 19-20 निकली तो पैसे कट कर लेते थे। मतलब मेहनत तुम्हारी, रिस्क तुम्हारा, एनिमल तुम्हारा, लेकिन प्रॉफिट किसी और का। क्लासिक मोनोपोली। अब यहाँ स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग टर्न आया। 1945 में बॉम्बे गवर्नमेंट लेकर आई बॉम्बे मिल्क स्कीम, और इस स्कीम ने पहली बार फार्मर्स को रियलाइज कराया कि सालों से उनके साथ क्या स्कैम हो रहा है। क्योंकि इस स्कीम में मिल्क को प्रोसेस किया जाता था बाय टेक्निक कॉल्ड पेस्चराइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो दूध को प्रोसेस किया जाता था ताकि वो जल्दी खराब ना हो, मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। और यही था गेम चेंजर। लेकिन गेम चेंजर सिर्फ नाम का था, रियलिटी में सिस्टम अभी भी ब्रोकन था। क्योंकि मिल्क गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेस किया जाता था और फिर रफली 450 किलोमीटर दूर भेजा जाता था बॉम्बे में। और इस पूरे सिस्टम पे कंट्रोल किसका था? पॉल्सन इस मिल से घी और बटर जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर ब्रिटिशर्स और एलीट क्लास को बेचता था। मतलब किसान दूध निकाले, कंपनीज प्रोडक्ट बनाए, और जो बंदा एक्चुअल में मेहनत कर रहा है वो कर्ज में डूबा है। और इस सब की वजह से धीरे धीरे हालत बहुत खराब होने लगी। फार्मर्स टूटने लगे, कुछ फार्मर्स ने फार्मिंग छोड़ दी, कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। और जब सिस्टम टूटता है तो 2 चीजें होती हैं, या तो लोग एक्सेप्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं या रेबिलियन स्टार्ट होता है। और आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में रेबिलियन स्टार्ट होने वाला था। क्योंकि इस वक्त फार्मर्स गए हेल्प के लिए एक बंदे के पास जिसका नाम था त्रिभुवन दास पटेल, एक रिस्पेक्टेड लीडर, एक ऐसा आदमी जो जेन्युइनली फार्मर्स की साइड लेता था। उन्होंने फार्मर्स की पूरी प्रॉब्लम समझी और उनको लेकर गए एक ऐसे इंसान के पास जिनको आज तक लोग किसानों का रक्षक मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि सरदार पटेल ने जो एडवाइस दी, वो एडवाइस सिर्फ आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात नहीं, पूरे इंडिया का फ्यूचर बदलने वाली थी। उन्होंने बोला कि अगर मिडिल मैन से प्रॉब्लम है तो मिडिल मैन हटा दो। मतलब उन्होंने बोला एक कोऑपरेटिव बनाओ, मिल्क कलेक्शन भी तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम्हारा और प्रॉफिट भी तुम्हारा, ना कोई मिडिलमैन, ना ही कोई एक्सप्लॉइटेशन। एक तरह से फार्मर ओन स्टार्टअप। और ऑनेस्टली 1940s के हिसाब से ये आइडिया बहुत क्रेजी था, क्योंकि खुद ही सोचो गांव के सिंपल से फार्मर्स एक डेयरी सिस्टम चला पाएंगे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन सरदार पटेल को फार्मर्स पे पूरा ट्रस्ट था और इस मिशन को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई मोरारजी देसाई को। वही मोरारजी देसाई जो आगे जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। 4 जनवरी 1946 कायरा डिस्ट्रिक्ट के समरखा विलेज में एक हिस्टोरिक मीटिंग होती है और यहाँ डिसाइड होता है कि हर विलेज में एक मिल्क कोऑपरेटिव बनेगी। फार्मर्स सिर्फ कोऑपरेटिव को मिल्क सप्लाई करेंगे और किसी भी कंपनी को अगर मिल्क चाहिए तो फार्मर्स के रूल्स के हिसाब से लेना पड़ेगा। लेकिन एज एक्सपेक्टेड ब्रिटिशर्स को एंड मोनोपोली प्लेयर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फार्मर्स को डराया गया, उनके ऊपर केसेस करे गए, उनको धमकाया गया। बट थैंक्स टू सरदार पटेल इस बार फार्मर्स काफी यूनाइटेड थे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिन्होंने पूरा सिस्टम हिला के रख दिया। 15 दिनों की मिल्क स्ट्राइक, मतलब पूरे 15 दिनों तक फार्मर्स ने मिल्क का सप्लाई कम्प्लीटली रोक दी। और जब बॉम्बे में मिल्क की
शॉर्टेज होने लगी तो पूरा प्रेशर रिवर्स हो गया। अब परेशान फार्मर नहीं थे, गवर्नमेंट थी, और फाइनली ब्रिटिश अथॉरिटीज को झुकना पड़ा फार्मर्स के सामने और उनकी शर्तें माननी पड़ी। और जून 1946 में जन्म हुआ कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड का। नाम थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे चलकर यही बनने वाला था अमूल। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी सी थी, कुछ विलेजेस, कुछ 100 फार्मर्स, लिमिटेड मिल्क कलेक्शन, ना ही कोई फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही कोई $1 बिलियन ड्रीम, बस एक सिंपल आइडिया, फार्मर्स को उनकी मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली ये काम करने लगा। 1948 तक कोऑपरेटिव खुद से मिल्क सप्लाई करने लगी बॉम्बे को डायरेक्टली। फार्मर्स जुड़ने लगे, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, सिस्टम इंप्रूव होने लगा और पहली बार ऐसा लगा कि ये पूरा गेम चेंज हो सकता है। लेकिन जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एक दूसरी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो गई। मिल्क प्रोडक्शन इतना बढ़ने लगा कि बॉम्बे का मार्केट उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाता था। मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा थी और कंजम्पशन बहुत कम। और विंटर्स में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब, क्योंकि विंटर्स में बफेलो मिल्क ज्यादा देती है और गुजरात के मोस्टली फार्मर्स के पास बफेलोस थी, काऊ नहीं। और इसका रिजल्ट था एक्सेसिव मिल्क। एक्सेसिव मिल्क का रिजल्ट था वेस्टेज, और वेस्टेज का मतलब फार्मर्स का नुकसान। और इस वेस्टेज से बचने के लिए फार्मर्स फिर से मिडिल मैन को मिल्क बेचना स्टार्ट कर दिए सस्ते रेट्स पे। मतलब रेवोल्यूशन जिस प्रॉब्लम के लिए स्टार्ट हुआ था वापस से वहीं आकर रुक गया। तो सवाल ये था कि इतने एक्सेसिव मिल्क का किया क्या जाए। और यहाँ स्टोरी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे इंसान की जिनने खुद भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इंडिया की हिस्ट्री चेंज करने वाले हैं, बट ही बिकेम द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अब अगर इस पॉइंट में कोई आपसे पूछे कि गेस करो कि अमूल की स्टोरी में नेक्स्ट क्या हुआ होगा, तो मोस्टली लोग बोलेंगे कोई एक्सपर्ट आया होगा, कोई बिजनेसमैन आया होगा जिसने सब कुछ चेंज करके रख दिया होगा। लेकिन एक्चुअली में इसका एकदम अपोजिट हुआ, क्योंकि जिस आदमी ने इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री चेंज करके रख दी, उसको ना ही इस बिजनेस का कोई आइडिया था, ना ही उसको इस डिस्ट्रिक्ट में कभी रहना था। मीट डॉक्टर वर्गेसी कुरेन। इनके और भी बहुत नाम है, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन एटसेट्रा। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट है, क्योंकि डॉक्टर वर्गेसी अमूल बिल्ड करने आए भी नहीं थे। उनको गवर्नमेंट ने भेजा था गवर्नमेंट डेयरी संभालने के लिए, क्योंकि डॉक्टर कुरेन एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे इंडिया के बाहर गए थे पढ़ाई करने के लिए। तो जब वो इंडिया वापस आए तो रूल सिंपल था, अगर गवर्नमेंट के पैसों पे पढ़ा है तो गवर्नमेंट को सर्व करना पड़ेगा। फेयर इनफ। तो जब वो पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया आए तो गवर्नमेंट ने इनकी पोस्टिंग करी आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक गवर्नमेंट डेयरी में। और उनको ये पोस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इमेजिन करो ना, तुम अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आए हो और गवर्नमेंट तुमको बोले कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी जॉब लग गई है आनंद डिस्ट्रिक्ट में एक डेयरी में। कहते हैं डॉक्टर कुरेन को बिल्कुल भी आनंद में रुकना नहीं था और उनका प्लान सिंपल था कि काम पूरा करो और यहाँ से निकल लो। लेकिन तब एक मीटिंग हुई जिससे सब कुछ बदल के रख दिया। उनकी मुलाकात हुई त्रिभुवन दास पटेल से, वही लीडर जिन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया था। त्रिभुवन दास पटेल समझ गए कि ये लड़का स्मार्ट है और ये विजनरी है, अगर ये यहाँ से चला गया तो फार्मर्स का फ्यूचर वीक पड़ जाएगा। तो उन्होंने डॉक्टर कुरेन को कन्विंस करना स्टार्ट किया कि फार्मर्स को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज रुक जाओ। और सरप्राइजिंगली डॉक्टर कुरेन कन्विंस हो गए, लेकिन एक टेम्परेरी बेसिस पर। लेकिन फनी बात तो ये है कि वो टेम्परेरी बेसिस उनकी पूरी लाइफ बनने वाला था। अब इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम फार्मर्स की क्या थी? एक्सेसिव मिल्क, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा था लेकिन बॉम्बे का मार्केट लिमिटेड था। तो डॉक्टर कुरेन ने सजेस्ट किया कि अगर फ्रेश मिल्क सेल नहीं हो रहा है तो उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके सेल करो। और यहाँ से मिल्क से अलग प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हुए कोऑपरेटिव, जैसे कि बटर, घी, कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर। क्योंकि देखो बात सिंपल सी है, अगर तुम 1 लीटर मिल्क बेचोगे तो तुमको पैसा लिमिटेड मिलेगा, पर अगर तुम उसका प्रोडक्ट बना लोगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तुमको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, फार्मर्स ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि मिल्क पाउडर जो होता है वो ग्लोबली बनता है काऊ मिल्क से। उस टाइम तक बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने की टेक्निक इंडिया के पूरे वर्ल्ड में नहीं थी। लेकिन गुजरात के मेजॉरिटी फार्मर्स के पास क्या था? बफेलो। और बफेलो मिल्क का पाउडर बनाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन ग्रेट स्टोरीज का ना एक पैटर्न होता है, जब दुनिया बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है तो कुछ लोग बोलते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड। और यह एंट्री होती है एक अंडररेटेड जीनियस की, डॉक्टर HM दलाया। और अमूल की स्टोरी में उनका नाम उतना लिया नहीं जाता जितना लेना जाना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर दलाया नहीं होते तो शायद अमूल भी नहीं बन पाता। क्योंकि वो डॉक्टर दलाया ही थे जिन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, काफी बार फेलियर्स भी हुए और बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर के बाद फाइनली वो मिरेकल हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने की टेक्निक बन गई। एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। जब गवर्नमेंट ने ये ब्रेक थ्रू देखा, सपोर्ट आना स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, इंटरनेशनल हेल्प भी मिली। और फिर 31 अक्टूबर 1956 आनंद में इनॉग्रेशन हुआ एशिया की सबसे बड़ी डेयरी प्लांट्स का, क्योंकि इसकी डेयरी कैपेसिटी थी 1 लाख लीटर्स। प्रोडक्ट्स बनने वाले थे, फार्मर्स का नेटवर्क ग्रो हो रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, ब्रांड का नाम क्या होगा। क्योंकि देखो फैक्ट्री तो बन गई, प्रोडक्ट्स भी रेडी हो रहे हैं, लेकिन बिना आइडेंटिटी के ब्रांड बिल्ड होता नहीं है। और यहाँ से जन्म हुआ अमूल का। और इस नाम के पीछे के रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला रीजन है कि इट इज टेकन फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड कॉल्ड अमूल्य, जिसका मतलब होता है प्राइसलेस। एंड ऑनेस्टली फार्मर्स की मेहनत भी प्राइसलेस ही थी। एंड सेकंड रीजन इज इट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड,
अमूल। शॉर्ट, सिंपल और मेमोरेबल। और अगर ब्रांड बना लिया है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसे जरूरी नहीं होता है। और ये लेसन अमूल को काफी जल्दी मिल गया, क्योंकि जैसे ही अमूल ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया बटर, इट फ्लॉप्ड, प्रॉपर डिजास्टर। और रीजन आप बिलीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत फ्रेश था। वियर्ड लग रहा है ना, पर जरा एक बार समझो, उस टाइम मार्केट का किंग कौन था? पॉल्सन। और पॉल्सन का बटर बनता था काउ मिल्क से। येलो कलर, सॉल्ट में हेवी, स्ट्रॉन्ग टेस्ट, तो लोगों को आदत पड़ चुकी थी। और दूसरे हाथ पे था अमूल का बटर, फ्रेश बफेलो मिल्क से बना हुआ, व्हाइट कलर, लेस सॉल्टी, जिसकी वजह से उसका टेस्ट अलग था। और लोगों ने बोला कि यार ये तो बटर है ही नहीं। क्लासिक ह्यूमन साइकोलॉजी, लोग क्वालिटी नहीं हैबिट खरीदते। लेकिन डॉक्टर कुरेन प्रैक्टिकल थिंक करते, उन्होंने अडेप्ट किया, टेस्ट को ट्वीक किया, टेक्सचर को इम्प्रूव किया, मार्केट को समझा, और धीरे धीरे अमूल बटर लोगों को पसंद आने लगा। फिर ट्रस्ट बिल्ड हुआ, फिर सेल्स बढ़ी, और धीरे धीरे सेम पॉल्सन जो कभी मोनोपोली जायंट हुआ करता था पीछे छूटने लग गया। लेकिन अमूल को नेशनल ब्रांड बनने के लिए सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स काफी नहीं थे। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, लोग ब्रांड को याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इंडिया में उस वक्त एड्स का गेम कम्प्लीटली डिफरेंट था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमूल करने वाला था कुछ ऐसा जिसने इंडियन मार्केटिंग इंडस्ट्री हमेशा के लिए चेंज करके रख दी। अब अमूल के प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, अमूल को नाम भी मिल चुका है, लेकिन अभी भी बात थी कि लोग अमूल के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे क्यों? क्योंकि अभी ट्रस्ट बिल्ड होना बाकी था। क्योंकि उस वक्त इंडिया में एक सिंपल सी साइकोलॉजी चलती थी, जो पुराना है वही अच्छा है। और डेयरी जैसे प्रोडक्ट में तो और भी ज्यादा लोग टेस्ट चेंज करना नहीं चाहते थे। और पॉल्सन की आइडेंटिटी काफी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि पॉल्सन की थी अपनी खुद की एक बटर गर्ल। और यहाँ स्टोरी में एंट्री होती है मार्केटिंग जीनियस की। 1960s अमूल ने टीम अप किया एडवर्टाइजिंग लेजेंड सिल्वेस्टर दा चुना के साथ। टास्क सिंपल था कि अमूल को अनफॉरगेटेबल बनाना है। और फिर आया आइडिया दी अमूल गर्ल का। और कहते तो ऐसा भी है कि अमूल गर्ल का आइडिया रेफरेंस था पॉल्सन की बटर गर्ल से। लेकिन सर्विस लेवल पे देखो तो ये लगेगा कि क्यूट मैस्कॉट है, लेकिन रियलिटी में ये एक प्योर जीनियस था। क्योंकि अमूल ने कुछ ऐसा किया जो इंडिया में उस टाइम अराउंड कोई कर नहीं रहा था। इंस्टेड ऑफ स्क्रीमिंग की बाय आवर बटर, बेस्ट क्वालिटी, नंबर 1 ब्रांड, अमूल ने बोला लेट्स मेक इंडिया स्माइल। और यहाँ से स्टार्ट हुआ इंडिया का सबसे स्मार्टेस्ट मार्केटिंग कैंपेन, अटरली बटरली डिलीशियस। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक पता है क्या था? ट्रॉपिकल एडवर्टाइजिंग। मतलब देश में जो भी करंट अफेयर चल रहा है, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, मूवीज, कंट्रोवर्सीज, अमूल उस पर एक फनी होर्डिंग बना देता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें अमूल अपने प्रोडक्ट्स की बात भी नहीं करता था, उसकी सिर्फ टाइमिंग अच्छी थी, उसमें ह्यूमर अच्छा था और एक अच्छा फनी पन था। लेकिन फिर भी सबको पता होता था कि ये अमूल का ऐड है। ये मार्केटिंग का गॉड लेवल मूव था, क्योंकि जब बाकी ब्रांड चिल्ला रहे थे कि बाय प्रोडक्ट्स, नंबर 1 ब्रांड, बेस्ट बटर, अमूल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा था। एक तरह से बिफोर मीम्स एग्जिस्टेड, अमूल वाज ऑलरेडी मीमिंग इंडिया। और ऐसे धीरे धीरे करके अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं रहा, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। लेकिन अभी असली रेवोल्यूशन स्टार्ट होना बाकी था, क्योंकि 1960s के एंड तक अमूल का कोऑपरेटिव मॉडल इतना सक्सेसफुल होने लग गया कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी सेम मॉडल कॉपी होने लग गया। अब देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर जगह अपना अपना एक अमूल बन सकता है। लेकिन डॉक्टर कुरेन को एक प्रॉब्लम दिखाई दी। उन्होंने सोचा अगर हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक अलग डेयरी ब्रांड लॉन्च हो जाएगा तो क्या होगा? तो कंपटीशन होगा, प्राइस के वॉर्स होंगे और कंफ्यूजन भी पैदा होगा। और सबसे ज्यादा नुकसान होगा फार्मर्स का, क्योंकि मिल्क का बिजनेस कोई फैंसी मार्जिन वाला स्टार्टअप नहीं होता है। प्रॉफिट्स ऑलरेडी बहुत टाइट होते हैं, और अगर सब एक दूसरे से कम्पीट करने लगेंगे तो एंड में प्रेशर फार्मर्स पर ही आएगा। और यहाँ फिर से डॉक्टर कुरेन का विजन काम आ गया। उन्होंने बोला कंपीट मत करो, कोलैबोरेट करो। और इसी थिंकिंग से बर्थ हुआ GCMMF का, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इन 1973। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो गुजरात के अलग अलग डेयरी कोऑपरेटिव को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया। उस अम्ब्रेला का नाम था अमूल। और ऑनेस्टली ये बहुत जीनियस मूव था, क्योंकि इसकी वजह से कोई इंटरनल फाइटिंग्स नहीं हुई, कोई ब्रांड का कंफ्यूजन नहीं हुआ, प्राइस के वॉर्स नहीं हुए, और प्रॉफिट्स अल्टीमेटली फार्मर्स को मिला। एग्जैक्टली वही ड्रीम जो सरदार पटेल ने सालों पहले देखा था। लेकिन क्लाइमेक्स अभी भी बाकी है, क्योंकि इंडिया इस टाइम एक मैसिव प्रॉब्लम फेस कर रहा था। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, मिल्क की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई उतनी काफ़ी नहीं थी। इंडिया अब डेयरी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और फिर डॉक्टर कुरेन ने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही मैसिव था, जिसने इंडिया को परमानेंटली चेंज करके रख दिया। ऑपरेशन फ्लड, या एज वी ऑल नो इट टुडे, द व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। और ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था। दिस बिकेम द लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन दी वर्ल्ड। एक सिंपल आइडिया, इंडिया के छोटे से छोटे विलेज से मिल्क कलेक्ट करो, कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करो, कोल्ड चेन बनाओ, और फिर मिल्क को सिटीज तक एफिशिएंटली पहुंचाओ। एक तरह से इंडिया का डेयरी इंटरनेट क्रिएट हो गया। और सबसे पावरफुल चीज पता है क्या है? ये कोई बिलियनियर मॉडल नहीं था, ये फार्मर ओन मॉडल था।
अमूल किसी एक रिच फैमिली का बिजनेस नहीं था, मिलियंस ऑफ फार्मर्स डायरेक्टली बेनिफिट कर रहे थे। और 1998 आते आते इंडिया फाइनली बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि अमूल खुद भी ग्रो कर रहा था, क्योंकि 1980s ऑनवर्ड्स अमूल ने बनाना स्टार्ट कर दिया चीज, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, पनीर, मिल्क पाउडर, डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और पॉपुलैरिटी इतनी कि फेक अमूल के प्रोडक्ट्स भी बनने लग गए मार्केट में। मतलब जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ जाओ कि यू हैव मेड इट। जब अमूल को कॉपी किया जा रहा था तो अमूल ने एक्शंस भी लिए, लेकिन उसके साथ में प्रोडक्ट्स पे होलोग्राम और कोड जैसे चीजें भी ऐड करना शुरू करी अवेयरनेस के लिए। और लार्ज स्केल पर एक एड कैंपेन भी स्टार्ट किया। हर पीली चीज बटर नहीं होती है, अटर पटर सब्स्टिट्यूट डाल दिया और बटर कहते हो। असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर, असली बटर। और फिर अमूल इतना अच्छा परफॉर्म करने लगा कि 210 के एंड तक इट क्रॉस 2 बिलियन का टर्नओवर। आज अमूल का सप्लाई चेन बहुत ह्यूज है। अमूल के पास है 3.6 मिलियन डायरेक्ट फार्मर्स जो मिल्क प्रोडक्शन करके डेली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देते हैं, जहाँ मिल्क कलेक्शन होता है। और फार्मर्स 5000 मिल्क टैंकर से डेली 2000 चिलिंग स्टेशन तक ये मिल्क डिलीवर करते हैं। और ये तो इंडिया का सप्लाई चेन है। इसके अलावा अमूल आज 50 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है। लेकिन इस सक्सेस के ठीक 10 साल बाद आया लॉकडाउन, जिसमें बहुत सी कंपनी शट डाउन हो गई और अमूल को भी बहुत इम्पैक्ट हुआ, या फिर अमूल बच गया। मार्च 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया तो इंडियन इकोनॉमी ने 10 लाख करोड़ का नुकसान उठाया। लोगों की जॉब्स गई, कंपनीज बंद हो गई, पूरा देश घरों में बंद हो गया और मिल्क प्रोड्यूसर्स को पर डे 112 करोड़ का लॉस हुआ। बट अमूल वॉज दी ओनली कंपनी जिसने अपने लॉसेस तो मिनिमाइज किए ही, ऊपर से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ टू 700 करोड़। क्योंकि रेस्टोरेंट्स और होटल वगैरह तो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे थे, लेकिन हम दी एंड कंज्यूमर हम तो प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे। और कोविड की वजह से मेजोरिटी इंडिया ओपन सेलर से मिल्क खरीदना पसंद नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से पैकेटेड मिल्क की डिमांड बढ़ी और अमूल ने इसको बहुत अच्छे से सर्व भी किया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन ऑनेस्टली मेरे लिए अमूल की स्टोरी का सबसे बेहतरीन पार्ट उसके नंबर्स नहीं है, इट्स द आइडिया। क्योंकि अमूल की स्टोरी एक बिलियनियर फाउंडर की स्टोरी नहीं है, ना ही ये किसी गैरेज स्टार्टअप वाली कहानी है। ये स्टोरी तो फार्मर्स की है, यूनिटी की है, सिस्टम के अगेंस्ट रेबिलियन की है, और एक आइडिया की कि अगर पावर सही लोगों के हाथ में हो ना तो एक छोटा सा गांव भी रेवोल्यूशन कर सकता है। और शायद इसीलिए जब इंडिया बड़ा हुआ अमूल उसके साथ बड़ा हुआ। अब मुझे जेन्युइनली कमेंट से बताओ कि अमूल के पीछे असली विजनरी कौन था? सरदार पटेल जिनका आइडिया था, मोरारजी देसाई जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट को स्टार्ट किया, या डॉक्टर वर्गेसी कुरियन जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, या फिर वो लाखों फाउंडर्स जिन्हें सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होकर हिम्मत दिखाई? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर अमूल की स्टोरी में इंटरेस्टेड हो, इन डेप्थ और भी चीजें जाननी हो, तो आई रिकमेंड दिस बुक आई टू हैड अ ड्रीम, जो पढ़ के मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।